ओवैसी साहब, आप भी डेलीगेशन लेकर के गए थे। भारत ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ही कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। देखिए, हम डेलीगेशन में अब गए हैं तो हम देश के लिए गए हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं गए। तो ना हम प्रधानमंत्री के लिए गए, ना किसी के लिए गए, हम देश के लिए गए, क्योंकि इसमें तो कोई विप तो जारी नहीं हुआ कि आप, ये तो कंट्री का मामला था, देश। अब हम बहरीन गए। बहरीन से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। बहरीन अब नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान चेयरमैन है, हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ डेलीगेशन गया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि 2019 में बहरीन ने हमको एक वांटेड टेररिस्ट भारत को दिया। ये लोग ये भूल रहे हैं कि बहरीन में उनकी आबादी 7 लाख है, 3 लाख तो भारत के नागरिक वहाँ पर काम करते। और अहम बात यह है कि 2018 में जब पाकिस्तान को FATF में डाला गया तो बहरीन ने हमारी मदद की थी। बावजूद वो GCC का मेंबर है, एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने हमारी मदद की। दूसरा, हम कुवैत को गए। कुवैत में 10 लाख भारत के लोग रहते हैं, और कुवैत ने भी हमको शायद 2019 में एक वांटेड टेररिस्ट को दिया। कुवैत ने भी हमको, ये चारों कंट्रीज, हमारा जो ग्रुप गया, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, और इनकी हमको मदद की ज़रूरत है। कुवैत के हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, वहाँ के उनके पास जो शूरा है वो, उनसे मुलाकात की। बहरीन में जैसे हमारा लोकसभा है, उसका जो स्पीकर है वो बेंगलुरु का पड़ा हुआ है। उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। जब मैंने उनको याद दिलाया कि सर, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर टेररिज्म का अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि यस, मैं बेंगलुरु में पढ़ा हूँ, वो तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा है, मुझे जानता हूँ, मुझे तकलीफ है उस बात की। कुवैत को गए, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को जब गए, वहाँ पर 27 लाख भारत के लोग काम करते हैं, और हमने वहाँ पर बोला, उनको याद दिलाया कि 2012 में आपके उलमाओं ने टेररिज्म के खिलाफ फतवा दिया था, और उस फतवे में आपने कहा था कि अगर पैसा भी इस्तेमाल होगा तो टेररिज्म है। तो जितने हम उनके फॉरेन ऑफिस के डेलीगेट्स, उनके जिम्मेदारों से मिले, वो बोले कि हाँ, बिल्कुल सही करें, हमने फतवा दिया। हमने उनको याद दिलाया कि मई 2003 में रियाद में अलकायदा ने हमला किया। उन्होंने कहा कि यस, हम विक्टिम रहे हैं। आज से 6 साल पहले हूतियों ने आरामको के ऊपर मिसाइल ब्लास्ट किए। सऊदी अरेबिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर FATF में नाम डालना है, और ये तीनों कंट्रीज जो है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर। हम जाकर जब उनको बता रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो TRF ऑर्गेनाइजेशन ने जो पहलगाम में हमला किया, ये LET और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आप लोग खुद विक्टिम रहे हैं टेररिज्म के, चाहे वो अलकायदा के रूप में हो या दाइश के रूप में हो, और इनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान के टेररिस्ट की उसी तकफीरी बुनियाद के ऊपर है। तो हम समझाए जाकर, देखिए, डिप्लोमेसी तो एक दिन का तो काम नहीं है कि मुर्गी को बिठा अंडा दे दी और कामयाबी मिल गई, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये तो एक कंटिन्यूस हमको करना है। मैंने सुना है कि आपको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, काफ़ी प्रेशर बनाया सऊदी अरेबिया ने कि पाकिस्तान से बात कर लो। हाँ, वो हमारी जब MOS फॉरेन अफेयर्स से 2 घंटे की बातचीत हुई, 2 आवर्स। और मैं बोलना चाहूँगा कि जय पांडा ने बहुत बेहतरीन अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फिर उसके बाद हम भी हिस्सा लिए, दूसरे डेलीगेट्स जो मेंबर्स हमने लिए, हमने बताया उनको। उन्होंने कहा कि आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से। हमने कहा, किसने कहा आपसे हम बात नहीं करते। 26/11 हुआ तो हमने बातचीत की, और हमारे इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स जाकर पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा DNA सैंपल्स दिए। हमने अजमल कसब को जिंदा पकड़ा था, उनके डेड बॉडीज से हमने सैंपल्स लिए, उनके रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए कि कोई पाकिस्तान में बैठकर मुंबई की होटलों पे जो टेररिस्ट कह रहे हैं मार दो। हमने उनको सब चीज़ दिया, बड़ा ही नहीं वो ट्रायल। और हमने उनको बताया कि ज़कीउर रहमान लखवी, जिसको अरेस्ट किया था पाकिस्तान में, वो जेल में बैठकर बच्चे पैदा किया। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। इतना ग्रेव ऑफेंस है टेररिज्म का, और वो जेल में बैठा। हमने कब की? मैंने कहा कि मैंने खुद पर्सनली नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया कि पठानकोट के बाद आपने पाकिस्तान की ISI को क्यों आने दिया वहाँ पर।
आए वहां पर, क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है ना कि हम तो बातचीत किए, उनको सब बोले हैं, मगर आप हमारी मदद करिए कि उसको FATF में डालने के लिए। हमने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जनता से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा झगड़ा जो है पाकिस्तान के ISI से है, उनके स्पॉन्सर टेररिस्ट ग्रुप से है, वो उनको रोके, हमको क्या करना है भाई? हम तो फोर्थ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं, आपसे ये नहीं पूछा गया कि पाकिस्तान जाकर सब मुल्कों में शिकायत कर रहा है कि हमला हुआ पहलगाम में और 2 घंटे के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब आप 4 ईमेल्स देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमला किया, 4 में 2 ईमेल्स का जो हमारे एजेंसीज ने फाइंड आउट किया, वो तो पाकिस्तान के कंटोनमेंट के बाजू से ईमेल किया गया, उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया। और जब उनको मालूम हो गया कि उनके जो प्रिंट्स आ गए, उनके एविडेंस आ गए, तो फौरन उन्होंने कहा नहीं हमारा ताल्लुक नहीं है। फिर अगर पाकिस्तान अगर आज ये कह रहा है, तो फिर अप्रैल 25 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन में TRF का नाम आया था, तो शहबाज शरीफ के क्या दामाद थे TRF वाले, जो तकलीफ हो गई, उनका नाम आ गया। भाई अगर आपको TRF से मतलब नहीं है, तो अब नाम डालना चाहिए था TRF का, आपने इनकार कर दिया उसका। और देश को ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने दिसंबर 23 में यूनाइटेड नेशन की 1262 सैंक्शन कमेटी को बताया हमने कि TRF है। फिर 24 मई में बताया कि TRF ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। बदकिस्मती ये रही कि हम लोग, हमारी सिक्योरिटी लैप्स हुआ और पहलगाम का वाकया हो गया। तो ये पाकिस्तान का ये तो हम ये 4 देशों में, अच्छा अल्जीरिया में तो 1995 से लेकर 2006 तक, उनको ब्लैक डिकेड बोलते, 60,000 अल्जीरियंस टेररिज्म मारे गए, 60,000। वो बोले बिल्कुल, हम उस बात को हम मानते हैं। अब अल्जीरिया अभी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, और उनसे इतनी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई, हमने समझाया उनको ये सब चीज़ें, क्योंकि वो खुद टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं। आज भी साउथ अल्जीरिया में वहाँ पे दाइश है। तो हम लोग कोशिश किए जाके हमारे कंट्री का एक व्यू पॉइंट रखने के लिए, क्योंकि एक ऑल पार्टी MPs थे, और जब सब जाकर एक देश का एक यूनाइटेड तरीके से एक व्यू पॉइंट को रख रहे हैं, तो यकीनन उसका असर पड़ता है कि जय पांडा। फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा उसका यह हुआ कि वो पाकिस्तान के उस टेररिज्म को, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, पाकिस्तान से जो पैसे जाते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, भारत का जो एक सबसे बड़ी फायदा है कि यूनाइटेड, हमने बताया कि देखिए देश का मामला है। मैं खुद कहता था कि हम देश में जब जाएंगे, इनके साथ हम बात भी नहीं करेंगे जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, मगर क्योंकि ये टेररिज्म का मसला है, हमारे भारत के नागरिकों को मारा गया पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर, इसीलिए हम आकर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गुड ऑफिसर्स को यूज़ करिए, आप FATF में पाकिस्तान को दोबारा लाने के लिए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि टेररिज्म सिर्फ भारत का मसला नहीं, टेररिज्म दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए ये बातें हमने रखी, और जहाँ जहाँ हम लोग गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमारी बात को सुना, हमसे सवालात भी किए। जैसा मैंने कहा कि वो सऊदी अरब में कहा कि आप बातचीत क्यों नहीं करते, हमने बताया उनको। फिर हमने उनको बताया कि आप हाइफेनेट मत करिए हमको पाकिस्तान के साथ। हमने सऊदी अरेबिया से पूछा वहाँ पर कि भाई आपने उनको अभी $13 बिलियन का लोन आप देने वाले हैं, आप मॉनिटर करिए ना, उनको मॉनिटर करिए पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे उनको देंगे। अगर वही पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास जाएगा तो जाहिर है वो हमारे खिलाफ कल इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ हमारा ग्रुप की मैं बात कर सकता हूँ, हमने बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपसे वहाँ ये नहीं पूछा, पाकिस्तान ये कहता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, पाकिस्तान में कैसी अच्छी हालत है? देखिए दुनिया इतनी छोटी है कि इंडिया में जो कुछ होता है वो दुनिया में लोग देखते हैं, चाहे वो आप मॉब लिंचिंग के वीडियो हो या फिर आप जो भी गलत काम यहाँ पर जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो दुनिया में मालूम होता है। पूछे हमसे, हमने कहा कि हाँ हमारे पास इससे मैंने खुद कहा कि यस ये हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, मगर हमारे पास आज भी हमारे कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, कोर्ट्स आज भी कार्रवाई कर रहे हैं, और हमने उनको ये बताया कि इससे ये है,
मगर हम जिस मकसद के तहत आपके पास आए हैं वो टेररिज्म का मामला था, और देश का एक व्यू पॉइंट रखने के लिए हम लोग ये बात करें। एक जगह पर हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपका स्टैंड जो है पैलेस्टाइन के ऊपर बदल चुका है भारत का, और फिर हमने कहा कि भाई पैलेस्टाइन पे स्टैंड कहाँ बदला है हमारा स्टैंड तो आज भी वही है जो नेहरू महात्मा गांधी का था। ठीक है, आज बीजेपी पावर में थोड़ा सॉफ्ट है प्रेसिडेंट इजरायली उस बुचर के ऊपर, मगर हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए जिस जगह पर हम और आप बैठे हैं आप क्या कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए, आप क्या कर रहे हैं बताइए। हम तो शुरू से फ़लस्तीन के साथ थे और रहेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत करीब हैं, आप तो वही ज़बान बोलने वाले हैं, तो खामोश हो गए, कुछ नहीं बोल सके उस बात पर। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका विरोध तो है, क्योंकि डेलीगेशन जब वापस आ गए, प्रधानमंत्री ने बुलाया तो आप नहीं गए उनसे मिलने के लिए। समझना यह है कि आप नरेंद्र मोदी को देश समझते या देश में हम सबको समझते। आप देश अलग है ना, मुल्क के लिए हम लोग गए, हम किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं गए। अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए जाना तो हम जाते नहीं थे। हम जहां पर वतन अजीज की बात है हमने कहा बिल्कुल जाएंगे, कंट्री के लिए गए। बल्कि 2012-13 में एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी में यशवंत सिन्हा साहब और मणिशंकर साहब, हम तमाम एमपीज को लेकर गए थे, बीजेपी के एमपीज थे उस वक्त। वहां पर भी पाकिस्तान के टीवी चैनल पर मैंने उनको खरी खरी सुनाया हूं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जाकर अपना व्यू पॉइंट भूल जाएंगे, तो कंट्री के लिए गए। आप देश में आए हैं तो यकीनन बीजेपी के खिलाफ थे और खिलाफ ही रहेंगे और बोलते रहेंगे। अब कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं उसी तरह से हमारे एमपीज अलग अलग मुल्कों में खुलेआम घूम रहे थे। देखिए ये बयान जो है जनाब जयराम रमेश साहब ने दिया, ठीक है, उनको अपने पार्टी के जो एमपीज गए वो शायद उनसे बनती नहीं है उनकी, मगर वो ये भूल गए कि सुप्रिया सूले उनके इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, डीएमके की हमारी बहन कनीमोजी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उनके अलाइज गए तो फिर उनको आप क्या करें? ठीक है, हम तो भारत की बी टीम है तो वो कोई बात नहीं हमको, मगर ये जो इनके अलाइज गए उस पर तो सोच लेते। इस तरह का बयान देने से आप क्या फ़ायदा कर रहे हैं? भाई आतंकवादी घूम रहे, हम भी कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो 4 जालिम पकड़े जाएंगे। मगर आपके एमपीज पार्टी के, आपके इंडिया अलायंस के लोग चेयरमैन बन के गए हैं, तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बड़ी अफसोसनाक बात है। एक नेता ने यह भी कहा कि मोदी जी ने एक ट्रैवल एजेंसी खोल दी है और सैर सपाटे के लिए इन एमपीज को भेज दिया है पूरे मुल्कों में। नहीं, आइंदा जिसने कहा उनको ही चेयरमैन बना के भिजाना चाहिए। और नहीं, सुन लीजिए, और जितने हमारी फ़्लाइट्स थे वो रात में थी, और आपको मालूम रात में जब फ़्लाइट होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। अब सुबह में आप टाइम डिफरेंस है, जैसा आप अल्जीरिया 4 घंटे आगे है, दोपहर में हम पहुँचे, एक फ्राइडे का दिन था, 2 बजे 5 बजे हमको कहा गया चलिए एम्बेसी में आप लोगों को मुलाकात है। तो कोई सैर तफरी हुई नहीं। कहाँ सैर तफरी हुई? अगर इसको आप सैर तफरी कहते हैं तो बड़ी गलत बात है। माने आप खामखा आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसको रखिए, बोलिए, मैं जानता हूं कि आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर हमारा ग्रुप की हद तक मैं कह सकता हूं कोई सैर तफरी करने नहीं गया था। वो वीडियो दिखा रहे थे कि एक मेंबर गाना गा रही हैं। नहीं, देखिए, मैं ना गाने सुनता हूं ना मुझे गाने सुनने का शौक़ है। मैं तो इन लाइटर वे मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे सुने। नहीं, मगर उसमें बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में भारत के जितने लोग हैं वहाँ के लोग उनको भारत के लोग नहीं बोलते, जाने तू बोलते हैं उनको। अब हम भी परेशान हो गए, एयरपोर्ट पे हैं, जाने तू जाने तू। मम्मी पूछे क्या है ये, क्या हो रहा है, जाने तू क्या? तो वो मालूम ये हुआ कि 1960 में एक शायद आप आपकी जवानी का पिक्चर होगा, तो वो उसमें वो पिक्चर बड़ा मशहूर हो गया, उसका गाना मशहूर हो गया। तो वहाँ की फॉरेन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बड़ा पावरफुल होता है, उन्होंने हमको रात में खाने की दावत दी। वो प्रोग्राम में नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया उस पिक्चर का, तो वो बीजेपी के एक एमपी साहब मेरे बाजू बैठी थी। अब वो उसने कहा कि वो गाना अच्छा था, तो बोले मुझे याद है।
अब वो अचानक उन्होंने एक दो तीन उसके लाइंस पढ़ दिए, तो अब उस पर अगर कोई कह रहा है, वैसा कोई प्लान नहीं था, वो प्लान नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली है कि हमने कहा भी था कि भाई वीडियो सब कोई नहीं लेगा, कोई सोशल मीडिया पे भी कोई नहीं डालेगा। तो खैर वीडियो में उसका बैकग्राउंड ये है, कोई सैर व तफरी नहीं था। वो मीटिंग रात में कि कब ख़त्म हुई मीटिंग, वो डिनर मीटिंग जाकर वो 11:45 तक चलती रही, और फिर दूसरे दिन सुबह में हमको भागना था। तो ऐसा कोई गलत उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो सही नहीं है। जनता में सवाल और ले सकते हैं। हाँ। सारी जो यात्राएं मोदी जी ने लगभग 100 देशों की और 200 लगभग होने वाली हैं, वो जो यात्राएं होती है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर होती है। प्रायोरिटी वही होती है सर, जहाँ भी जाएंगे हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो किसी से मिलेगी नहीं, नेशनल इंटरेस्ट होता है सर। लेकिन उसके बाद भी जब पहलगाम हुआ तो ऐसा क्या हमारी डिप्लोमेसी की मतलब कह सकते कमी की दोबारा से सारे देशों को जाकर बताना पड़ा? क्या वो जो यात्राएं हुई थी उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला सर? मेरा सवाल यही है। हमारी जो फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं वो बड़े काबिल लोग हैं, तो हमको इस तरह से एक हम जनरलाइज करके एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते उनके ऊपर। वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर एक बात याद रखिए, अगर हमारे देश में अमन मजबूत होगा, इंसाफ होगा, और हम वाकई में सबसे बड़ा ख़तरा हमको चीन से, याद रखिए, और हमारी इकोनॉमी को 10% के ऊपर हम ग्रो करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए है कि हम वो काम करें। सर अब ये है कि आप बाहर गए थे कहीं, आपका पॉलिटिकल जो बीजेपी का है वो वैसा ही रहेगा कि आपका चेंज रह जाएगा विचार? हम बीजेपी को रिप्रेजेंट करने नहीं गए, एक बात दिमाग से निकाल दीजिए, हम देश को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। जहां तक बात बीजेपी की है, देखिए समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, तो मुतमईन रहिए आप।